ये शर्टलेस प्रोटेस्ट नहीं था, ये शेमलेस, मीनिंगलेस और देश को होपलेस और हेल्पलेस दिखाने वाला विरोध प्रदर्शन था, जिसके लिए यूथ कांग्रेस के इन नेताओं को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यूथ कांग्रेस के नेता भले इस विरोध प्रदर्शन कहेंगे, लेकिन इस देश के लोगों के लिए ये गंदी राजनीति है, बेशर्मी है। अरे हमारे यहाँ तो सिखाया जाता है कि कोई भी मेहमान घर में आए, घर वाले अच्छे से बच्चों को भी बता देते हैं कि शांति से अच्छे से बैठना, अच्छा व्यवहार करना, ताकि वो हमारे बारे में अच्छा सोच कर जाए। और यहां पर तो देशों की बात है, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात है, भारत की अर्थव्यवस्था की बात है, भारत की दिशा नीति भविष्य की बात है। आप इन तस्वीरों से समझिए इस बात को। इस एआई समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, 60 से ज्यादा मंत्री, उपमंत्री अन्य देशों के, 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 500 ग्लोबल लीडर्स और 50 से ज्यादा बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ शामिल हुए। इनमें भी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमाडोय, गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हेसाबिस, माइक्रोसॉफ्ट के वाइस चेयर एंड प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ, अडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन सब शामिल हैं। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसमें हिस्सा लिया। और ये मंच भारत के लिए उसका बड़ा, सबसे बड़ा एआई मोमेंट था। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी नेता और उद्योगपति भारत में आए, वो यही कह रहे थे कि भारत अब एआई के क्षेत्र में दावेदार बनने वाला है। लेकिन यूथ कांग्रेस को शायद भारत की ये प्रसिद्धि अच्छी नहीं लगी और उसने भारत के एआई मोमेंट पर अपनी गंदी राजनीति का कीचड़ उछाल दिया और राष्ट्रीय गौरव के मंच पर ऐसी हरकत की जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप खुद सुनिए। जिस मंच पर भारत की विशाल छवि उभर रही थी, उस मंच पर यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कितनी छोटी और कभी ना माफ की जाने वाली हरकत की। It's really a treat to be here in India, and it's incredible to see the country's leadership in advanced AI. I was last here a little over a year ago, and it's striking how much progress has happened since then. We've gone from AI systems that struggled with high school level math to systems that can do research level mathematics now. 10 years ago, the world told India that 1.4 billion people could not be brought into the digital economy. India proved them wrong. Prime Minister Modi and distinguished leaders, it's wonderful to be back in India. Every time I visit, I'm struck by the pace of change, and today is no different. Back when I was a student, I often took the Coromandel Express train from Chennai up to IIT Kharagpur. To get there, we passed through Visakhapatnam, Vizag. I remember it being a quiet and modest coastal city brimming with potential. Now in that same city, Google is establishing a full-stack AI hub, part of our $15 billion infrastructure investment in India. Meeting in India has special meaning. It brings this conversation closer to the realities shaping much of the world. Because the future of AI cannot be decided by a handful of countries or left to the whims of a few billionaires. कांग्रेस के कई नेता इस विरोध प्रदर्शन को गलत नहीं मान रहे, बल्कि वो इसका बचाव भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था, तब बीजेपी के नेताओं ने भी इसी तरह विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हुई। लेकिन सच कहे तो आरोप प्रत्यारोप के लिए भी उस मामले को आज के मामले से कितना जोड़ा जाए। उस वक्त बीजेपी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के दौरान किसी स्टेडियम में जाकर या खिलाड़ियों के लिए बनाए गए कॉमनवेल्थ विलेज में जाकर विरोध प्रदर्शन नहीं किया था, सड़कों पर जरूर किया था। लेकिन यूथ कांग्रेस के नेताओं ने आज उस जगह पर जाकर यह प्रदर्शन किया है, टी शर्ट्स उतारी हैं। मतलब क्यों? जहां पर यह समिट चल रहा था। ये नेता तो एआई समिट में ही पहुंच गए, जबकि ये समिट अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर प्रदर्शन करना ही था तो प्रदर्शन सड़कों पर करते, लेकिन भारत मंडपम में जो हुआ वो सही नहीं है। आप करिए, आपको जहां पर विरोध करना है प्रधानमंत्री का कीजिए, बीजेपी का जितना करना है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बख्श दीजिए। आप जानते हैं जिस समिट में ये निर्वस्त्र राजनीति हुई, उस समिट ने पिछले 3 दिनों में भारत को क्या क्या दिया है। अब भारत
16 लाख करोड़ रुपए के निवेश से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास एआई सिटी बनाने जा रहा है, जहां हमारा डेटा हमारे देश में ही रहेगा और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत एक बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। इसी एआई समिट में दुनिया ने इस बात को महसूस किया कि जब अमेरिका दबाव की राजनीति अपना रहा है और चाइना अपने नियंत्रण को ज्यादा मजबूत करना चाहता है, तब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और जीपीयू चिप्स के लिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। इसी एआई समिट में यह भी ऐलान हुआ कि 2 साल में भारत को एआई के क्षेत्र में 18 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिलेगा, जिसमें गूगल कंपनी अगले 5 साल में 1,36,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। विशाखापट्टनम के पास एआई सिटी में अपना खुद का डेटा सेंटर बनाएगी। एआई की जिन जीपीयू चिप्स के लिए पूरी दुनिया अमेरिकी कंपनी एनविडिया पर निर्भर रहती है, उसने भी भारत की 3 क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज के साथ टाई अप की घोषणा की। और इसी समिट में यह भी ऐलान हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी साल 2030 तक भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और भारतीय कंपनियों में रिलायंस और अडानी ग्रुप भी $100 बिलियन यानी 9 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। यकीन मानिए, आज पूरी दुनिया ये चर्चा कर रही है कि अब एआई के क्षेत्र में भारत सिर्फ दर्शक नहीं, दावेदार बनेगा। लेकिन यूथ कांग्रेस ने सारी बातों के बावजूद देश की कोई लाज नहीं रखी, देश के मान सम्मान को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आप फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का ये वीडियो देखिए, जिसमें उन्होंने अपने भारत दौरे को शानदार बताते हुए इसे धुरंधर स्टाइल में गुड बाय कहा है। इस राजनीति के बाद हम अपने देश के सभी नेताओं से 4 जरूरी बातें कहना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि इन बातों का कम से कम समझने की कोशिश कर सकते हैं आप। सबसे पहली बात तो यह है कि राष्ट्र पहले होता है, राजनीति बाद में। दूसरा, विरोध का भी स्तर होता है। लोकतंत्र में असहमति अनिवार्य है, लेकिन हर विरोध गरिमा पूर्ण भी हो सकता है। आप विरोध प्रदर्शन ऐसे करिए जिससे देश का नुकसान न हो। आप मोदी के विरोधी बनिए, लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में देश का विरोध मत करिए। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किसी भी देश के लिए वो क्षण होता है जब देश को एकजुट दिखना चाहिए, ना कि विभाजित। और यहां हमारे नेताओं को सीखना होगा कि ऐसे आयोजन को आप अपनी राजनीति का पोडियम नहीं बना सकते हैं। और चौथी बात यह कि राजनीति ऐसी कीजिए जो देश को बड़ा दिखाए, छोटा और नीचा नहीं। खैर, इस खबर से आगे बढ़ते हैं और आपको उस बोर्ड ऑफ पीस के बारे में बताते हैं जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रियलिटी शो बनाकर रख दिया। और अब पूरी दुनिया में लोग मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने खुद का बोर्ड ऑफ पीस ही बना दिया। आज अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की इस बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक हुई, जिसमें उन 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि शामिल हुए जिन्होंने इसकी सदस्यता को स्वीकार किया है। अब यह बोर्ड इसलिए बनाया गया है ताकि दुनिया और खासकर फिलिस्तीन के गाजा में शांति की स्थापना हो सके और मानवता को युद्ध और सैन्य संघर्षों से बचाया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बोर्ड ऑफ पीस में शांति पर चर्चा के सिवाय बाकी सब हो रहा है, लेकिन शांति लाने में किसी की कोई दिलचस्पी दिख नहीं रही है। आज भी जब इस बैठक का आयोजन हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप ने भाषण देना शुरू किया तो सबको लग रहा था कि वो दुनिया में शांति के प्रयासों को लेकर किसी ठोस नीति, किसी फैसले का ऐलान करेंगे। लेकिन इसकी जगह राष्ट्रपति ट्रंप वहां आए नेताओं से अपनी तारीफ करा रहे थे। अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जिस बिल्डिंग में ये बैठक हो रही है उस बिल्डिंग का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इसी बैठक में वो बहरीन के राजा हमाद बिन इसा अल खलीफा को अमीर बताकर उन्हें खुश कर रहे थे। और इसी बैठक में पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना से वो ये कह रहे थे कि उन्हें हैंडसम पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं पसंद हैं। सच में क्या यही है राष्ट्रपति ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस, या कोई रियलिटी शो है ये? आप खुद देखिए कि 48 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया जहां की बातें करी, लेकिन शांति स्थापना के लिए यह बैठक बुलाई गई थी, उस शांति स्थापना पर वो कुछ मिनट भी नहीं बोले।
और वहां क्या हो रहा था खुद देखिए। The result is the same. They do it very differently. If we're wrestling India, you make that statement.